9 अप्रैल 2017 को केरल राज्य के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर एक मकान में भीषण आग लगती है। ये मकान एक हिस्ट्री के प्रोफेसर का था, जिनका नाम डॉक्टर ए राजा कंथम था। इनके परिवार में टोटल 5 सदस्य थे, जिनमें इनकी पत्नी डॉक्टर जीन पद्मा और उनकी एक बेटी जिसका नाम कैरोलिन था, जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई फॉरेन से कंप्लीट कर घर आई हुई थी। इसके अलावा उनका एक बेटा था जिसका नाम कैडल था और एक रिश्तेदार जिनका नाम पद्मा था। पद्मा जिसकी उम्र 70 साल थी, पत्नी की उम्र 56 साल थी और बेटी की उम्र 26 साल थी। डॉक्टर ए राजा कंथम की उम्र तकरीबन 58 से 59 साल के करीब थी। होता यह है कि इनके घर में 9 अप्रैल 2017 को काफ़ी भारी और नुकसानदेह आग लग जाती है, जिसके बाद मौके पर दमकल की टीम पहुंचती है। घर में लगी हुई आग को बुझाया जाता है। आग बुझाने के बाद मौके पर मौजूद अधिकारी घर के अंदर जाते हैं, ये देखने के लिए, बचाव कार्य के लिए। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सामने 3 शव पड़े हैं जो कि झुलस चुके हैं। इसके अलावा अब टीम और रिसर्च करती है, अंदर जाकर खंगालती है कि कोई और शव तो अंदर नहीं पड़ा है। जब वो बाथरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि बाथरूम में एक बोरा पड़ा हुआ है। उस बोरे में इंसानी शरीर के कटे हुए हिस्से हैं, जिसे देखते ही फौरन ये समझ में आ जाता है कि आग नेचुरली नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई गई है। अब इसके बाद मौके पर पुलिस की टीम जो पहुंचती है वो आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ में उनके परिवार में रहे सदस्यों के बारे में जानकारी ली जाती है। जानकारी के मुताबिक ये पता चलता है कि इनके परिवार में टोटल 5 लोग रहा करते थे, जिसमें पति पत्नी और एक बेटी और बेटा, इसके अलावा एक रिश्तेदार। जब पुलिस को यह जानकारी मिलती है तो पुलिस अब बेटे की तलाश करती है। घर के अंदर चप्पे चप्पे खंगाले जाते हैं, लेकिन अंदर से ना ही तो जिंदा और ना ही मुर्दा बेटा नहीं मिलता है। जब बेटा नहीं मिलता तो पुलिस को ये शक होता है कि शायद इन लोगों की हत्या और घर में जो आग लगी है इसके पीछे बेटे का ही हाथ हो। इसी के चलते पुलिस की टीम अब बेटे को ढूंढने की कोशिश करती है। आसपास के तमाम इलाकों में उसके पोस्टर चिपकवाए जाते हैं, तमाम थानों में ये इत्तला दी जाती है, उसके फोटोज शेयर किए जाते हैं। इसके चलते 2 दिन के बाद यानी 11 अप्रैल को पुलिस को कामयाबी मिलती है और पुलिस के द्वारा बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेटे का नाम कैडल था और इसकी उम्र तकरीबन 28 से 29 साल थी। पुलिस की टीम बेटे को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में वो इस तरीके का बिहेव करता है जैसे उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन पुलिस की टीम उससे दबाव से उसके साथ पूछताछ करती है। दबाव के चलते वो कहानी सुनाना शुरू करता है, किस तरीके से उसने अपने घर वालों की हत्या की, अपनी माँ, अपने पिता और अपनी बहन, उसके अलावा एक रिश्तेदार किस तरीके से उसने मारा है। ये सारी जानकारी वो पुलिस को देना शुरू करता है। शुरुआती पूछताछ में उससे पूछा गया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्यों उसने अपने परिवार को ख़त्म कर दिया। कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि असल में उसके दिमाग में कई दिनों से एक सोच उसे खाई जा रही थी। वो सोच ये थी कि आखिर आत्मा और इंसान के शरीर में कैसे मिलाप होता है, आत्मा और शरीर किस तरीके से मिलकर काम करते हैं। आखिर ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा अलग होने के बावजूद वो शरीर अपनी आत्मा से कांटेक्ट कर सके। आत्मा को एक नॉर्मल इंसान क्यों नहीं देख पाता। ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो उसके दिमाग में घूमा करते थे। उसके मुताबिक वो इन सवालों को लोगों से पूछता, पढ़ाई करने की कोशिश करता, इसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करता। अपने माँ बाप को भी वो इसी तरीके से पूछताछ करके परेशान करता रहता था। वो इस तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में शामिल रहा, जिसके चलते उसके मुताबिक उसके परिवार के लोगों ने डॉक्टर से भी उसका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स के इलाज के बावजूद वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रोक नहीं पाता है। इसी के चलते 6 अप्रैल 2017 को उसके दिमाग में ये आता है कि अगर इंसान को कत्ल किया जाए, यानी इंसान की अगर जान निकले, तो हो सकता है कि वो उन आत्माओं को देख सके। इसी के चलते उसने पूरा प्लान बनाया। प्लान के तहत वो अपनी माँ को सबसे पहले मारने की कोशिश करता है। इसके लिए सबसे पहले वो ऑनलाइन एक हथियार खरीदता है, जो हथियार कुल्हाड़ी की तरह होता है। उसको खरीदने के बाद रात में जब उसकी माँ अपने बेड पर सोती है तो वो उसके कमरे में जाता है। कमरे में जाकर
वो अपनी माँ के ऊपर लगातार हमला करना शुरू कर देता है। कुल्हाड़ी से हमला करते हुए वो अपनी माँ को काफ़ी घायल कर देता है। माँ गिड़गिड़ाती है, उससे माफ़ी मांगती है, उसको मना करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन कैडल ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करता है। वो अपनी माँ के ऊपर लगातार हमलावर रहता है। इसी बीच उसकी रिश्तेदार, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल थी, वो मौके पर पहुंच जाती है। वो पीछे मुड़कर उसे देखता है। इस बीच उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब उसके दिमाग में ये चलता है कि वो अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख पाया, इस वजह से वो अपनी माँ की आत्मा को देख नहीं सका। इसी गुस्से के चलते वो अपनी रिश्तेदार के ऊपर हमला करता है, इस नीयत से कि माँ को तो नहीं सही, वो अपनी रिश्तेदार को मारेगा। इसकी आत्मा जब निकलेगी तो वो उसे देखने की कोशिश करेगा। अपने रिश्तेदार के ऊपर जब हमला करता है तो उसकी रिश्तेदार भी वहीं मौके पर दम तोड़ देती है। इसी के चलते शोर होता है। अब इस शोर से जो उसके पिता होते हैं वो भी उस कमरे में भागते हुए आते हैं। बाप के ऊपर भी वो हमलावर हो जाता है। बाप के ऊपर भी उसी कुल्हाड़ी से वो हमला करना शुरू कर देता है। बाप की भी मौके पर मौत हो जाती है। बेटी आती है, बेटी के भी ऊपर उसी तरीके से वो हमला करता है। बेटी की भी मौके पर मौत हो जाती है। इस तरह से वो टोटल 4 लोगों की हत्या कर देता है। अब हत्या करने के बाद वो कोई आत्मा तो नहीं देख पाता, इस इंतज़ार में कि शायद ये आत्मा 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद यहाँ से निकल कर जाए तो वो उसे देख ले। इस वजह से वो 3 दिनों तक अपने घर में ही उन डेड बॉडीज़ के सामने बैठा रहता, ये इंतज़ार करता कि जब इनके अंदर से आत्मा निकल कर कहीं जाएगी तो वो उसे कैप्चर करने की कोशिश करेगा। काफ़ी वक्त हो जाता है, 3 दिन बीत जाता है, कोई भी आत्मा उसे नज़र नहीं आती। लाश से बदबू उड़ जाती है। अब इसी बदबू के चलते वो घबरा जाता है। वो ये फैसला करता है कि वो अब इन सबूतों को मिटाने की कोशिश करेगा, लेकिन किस तरह? उसके पीछे उसका प्लान ये था कि वो इनकी बॉडीज़ को टुकड़े टुकड़े करेगा और उसे ठिकाने लगाएगा। इनमें सबसे पहले वो अपने रिश्तेदार की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता है। टुकड़े टुकड़े करने के बाद वो उसे एक बोरी में डालता है, उसे बाथरूम में लेकर जाकर रखता है। लेकिन इन सारे प्रोसेस में उसे काफ़ी वक्त लग रहा था। इसी के चलते वो बाहर से केरोसिन लेकर आता है। केरोसिन को अपने पूरे घर में छिड़कता है। उसके बाद पूरे मकान में वो आग लगा देता है। आग लगने की वजह से जो वहाँ पर डेड बॉडीज़ थी वो झुलस जाती। इधर वो फरार होने की कोशिश करता है। फरार होने के लिए सबसे पहले वो अपने घर से निकलकर रेलवे स्टेशन जाता है। रेलवे स्टेशन जाने के बाद वो एक ट्रेन में चढ़ता है और ट्रेन से नामालूम जगह वो सफ़र करता है। इधर यहाँ पर जब आग की खबर आसपास के लोगों को पता चलती, वो फ़ौरन फायर डिपार्टमेंट को इसकी सूचना देते हैं। फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंचकर आग को काबू करती है। आग को काबू करने के बाद जब वो घर के अंदर जाते हैं तो इस तरीके का मंजर उनके सामने होता है, जिनमें सामने पड़ी बॉडी आधी से ज़्यादा जल चुकी थी। बाथरूम में एक बोरे में लाश के टुकड़े पड़े हुए थे। पुलिस बेटे कैडल को 2 दिन के बाद गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाता है। इसकी पूछताछ में कैडल ने एक एक कर सारी कहानियां तो सुना दी थी, लेकिन इन कहानियों पर पुलिस को भरोसा नहीं था। पुलिस के मुताबिक ये सारी कहानियां कैडल ने खुद गढ़ी और ये कहानियां गढ़ने के पीछे का कारण ये था कि कैडल ये चाहता था कि वो अपने आप को पैरानॉर्मल जाहिर करे, जिसकी वजह से उसकी सज़ा में उसे कुछ राहत मिल सके। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे का जो कारण था वो कुछ और ही था। हत्या के पीछे का कारण जब पुलिस ने सबके सामने रखा तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ थी कि असल में कैडल ने अपने परिवार के सदस्यों की हत्या इसलिए की ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। लेकिन बदला किस चीज़ का? इसके पीछे का तर्क ये था कि असल में कैडल के मुताबिक बचपन से उसके साथ दोहरा रवैया रखा जा रहा था। यानी उसको उस तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही थी जिस तरह से उसकी बहन को दी जा रही थी। माँ बाप बहन को सर पर चढ़ा कर रखते थे और बेटे के साथ दोहरा रवैया रखते थे। बेटे को किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ में नहीं शामिल करते थे जहाँ पर उन्हें महसूस हो कि उसकी कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी पब्लिक गैदरिंग में उसे नहीं लेकर जाते थे, कोई भी फैमिली फंक्शन में उसे नहीं लेकर जाते थे। इसी के चलते उसके दिल में अपने परिवार के खिलाफ एक दिमागी खेल चलने लगा, जिसमें उसके दिमाग में ये चलने लगा कि उसके परिवार के लोग उसके साथ दोहरा रवैया रख रहे हैं। इसके अलावा माँ बाप जब उसे बाहर फॉरेन में उसे पढ़ने के लिए भेजते तो वो अपनी सारी पढ़ाइयों को अधूरा छोड़कर वापस चला आया करता था, जिसके कारण माँ बाप उसे खूब खरी खोटी भी सुनाया करते थे। इन सारी बातों को वो अपने दिल में, अपने दिमाग में
बैठालता चला गया था। इसके अलावा घर में बैठकर वो ओपन सॉफ्टवेयर के जरिए गेम्स बनाया करता था। उन गेम्स को वो लोगों के सामने रखता। माँ बाप अपनी इज्जत को बचाने के लिए लोगों के सामने ये जाहिर करते कि वो फौरन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई पूरी कर आया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ओपन सॉफ्टवेयर के जरिए छोटे मोटे गेम बनाया करता था। ये सारे काम वो एक कमरे में बैठ कर किया करता था। उसका पूरा दिन अपने परिवार से कटकर एक कमरे में कैद रहता था। इसी के चलते उसके दिमाग में अपने परिवार के खिलाफ एक शैतानी खेल सवार हो गया, जो इन सारी हत्याओं के पीछे एक मोटी वजह बनी। वो सिर्फ ये कि माँ बाप का रवैया अपने बेटे के साथ दोहरा था। ये कैडल के मुताबिक ये बयान उसका था और पुलिस भी इसी बयान के तहत इस मामले को आगे अदालत में लेकर जाती है। लगभग 8 सालों तक अदालत में ये मामला चलता है। अदालत में 8 साल तक सुनवाई के बाद पिछले सोमवार यानी 2 दिन पहले अदालत की तरफ से कैडल को मुजरिम करार दिया जाता है। अदालत ये कहती है कि अगले मंगलवार को यह तय किया जाएगा कि कैडल को उम्र कैद की सजा दी जाए या फांसी की। यह थी एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेटे ने अपने ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उनमें से कुछ के बॉडीज के टुकड़े किए और कुछ को जलाकर राख कर दिया। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।